हेलो इंजीनियर्स, मैं सुशील कुमार सिंह कॉन्फिडेंस क्लस्टर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। हर बार के तरह इस बार भी ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल बातें इसके बारे में, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि आरसीसी बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, बहुत कुछ रटना पड़ता है, इसमें बहुत बोरिंग है, मज़ा नहीं आता वगैरह वगैरह। यकीन मानिए, एक बार आप इस सब्जेक्ट को हमारे साथ पढ़ के देखिए, आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। आपको बस 2 रूल्स फॉलो करने हैं। रूल नंबर 1, जब भी आप हमारे वीडियो से पढ़ना स्टार्ट करें, आपके पास नोट्स होने चाहिए जिसमें यहाँ लिखाए गए सारे चीज़ को आप नोट करते चले जाएं, ठीक है। क्योंकि यदि आप नोट डाउन नहीं करते हैं तो फिर आप भूल जाते हैं, वापस खोजते हैं कि कहाँ पढ़ा था, क्या पढ़ा था। तो आप प्रॉपर एक नोट तैयार करते चले जाएं। चूँकि ये आज पहला वीडियो है तो आपकी कॉपी नई होनी चाहिए यहाँ से आप स्टार्ट करने वाले हैं। तो यदि आप कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हैं तो वीडियो को यहीं पे पॉज करिए, जाइए नोटबुक ले आइए और अभी से नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। रूल नंबर 2, कोई भी वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो यदि आप बीच का कोई वीडियो मिस कर देंगे तो अगला वीडियोस का जो लेक्चर्स है वो समझने में आपको काफ़ी दिक्कत आने वाली है। इसलिए कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है। हर एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहता है, और प्लेलिस्ट आप देखते हैं तो एक के बाद एक आपको सारा वीडियोस मिल जाएगा। तो कोई भी वीडियो स्किप नहीं करना है। इन 2 रूल्स को आप हमारे साथ फॉलो करिए। बाकी लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ये सब आपको पता ही है तो बताने की ज़रूरत नहीं है। और आपके लिए ये सब्जेक्ट काफ़ी आसानी से ख़त्म होने जा रहा है और आपको यकीन मानिए कोई भी कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा आरसीसी यहाँ पे ख़त्म किया जाएगा। अब बात यह है कि ये लेक्चर सीरीज जो होने वाला है वो किन को पढ़ना चाहिए, किन के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप चाहे सेमेस्टर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हों या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन ईएससी जो कि यूपीएससी कंडक्ट करती है, या फिर कोई स्टेट का पीएससी हो जाए जैसे यूपी पीएससी, झारखंड पीएससी, बीपीएससी, इस तरह का कोई भी एग्ज़ाम हो, उस सब को कंसीडर किया जाएगा और सबसे ज़्यादा फोकस होगा गेट एंड ईएसई पे। यहाँ पर गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए जाएंगे। जैसे पहला चैप्टर जिस दिन हम ख़त्म करेंगे उस दिन उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देख लेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है ताकि कम टाइम में हम उसको टैकल कर सकें, और इस तरह के कई सारे ट्रिक्स और वो हर चीज़ जो कि आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप हमारे साथ ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, कोई वीडियो स्किप नहीं करना है, नोट्स तैयार करते जाना है। जब आप आरसीसी पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस ये दोनों सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस सब्जेक्ट में उन दोनों सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है। तो यदि आपने वो दोनों नहीं पढ़ा है तो ये सब्जेक्ट समझने में काफ़ी दिक्कत होने वाली है। इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उन दोनों वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, उस पे जाके पहले उन दोनों सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए, फिर यहाँ आइए। और जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग अब यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले उसमें क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग वो देखते हैं। पहला है फंडामेंटल्स ऑफ आरसीसी। आरसीसी के बारे में जो भी फंडामेंटल्स जानकारी है और फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट जितने हैं वो सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ये मत समझ लेना कि ये सिर्फ इंट्रो टाइप का वीडियो हो जाएगा। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे सवाल फंडामेंटल्स से ही आते हैं। हालांकि इम्पॉर्टेंट सारे चैप्टर हैं, हम सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पर इसको हल्के में नहीं लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बीम पढ़ेंगे, स्लैब, शियर स्ट्रेस, टॉर्सन, बॉन्ड स्ट्रेस एंड डेवलपमेंट लेंथ, कॉलम्स, फुटिंग, स्टेयरकेस, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट एंड मिसलेनियस, जिसमें बचे हुए सारे टॉपिक्स जैसे मेसनरी स्ट्रक्चर हो गया, वॉल हो गया, वाटर टैंक हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वगैरह वगैरह जितने होंगे वो सारे इस मिसलेनियस में पढ़ लेंगे।
तो इस तरह से कुछ हमारा टॉपिक्स होने वाला है, जिसमें कोई टॉपिक ऊपर नीचे हो सकता है, वो हम ज़रूरत के हिसाब से डिसाइड करेंगे। जैसे किसी टॉपिक का ज़रूरत पहले पड़ेगा तो उसको पहले पढ़ा दिया जाएगा, पर आपको कोई भी वीडियो स्किप नहीं करना है, एक के बाद एक, उसके बाद दूसरा, उसके बाद अगला, उसके बाद अगला, इस तरह से देखते चले जाना है, ठीक है, ताकि सब कुछ ठीक से क्लियर हो सके। अब देखते हैं चैप्टर डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। इसमें हर एक टर्म को समझते हैं। स्ट्रक्चर आप लोग पहले से जानते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब कोई भी ऐसा ढांचा जिसको सिविल इंजीनियर्स ने बनाया है, जो कि लोगों के यूज़ के लिए है। जैसे बिल्डिंग हम लोग रहते हैं, वो एक स्ट्रक्चर है। ब्रिज जिस पे गाड़ी चलती है नदी पार करने के लिए, नदी पे ब्रिज होता है, कभी कभी ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर भी होता है, जो कि रोड पे क्रॉसिंग को अवॉइड करने के लिए ऊपर से निकलता है। या फिर कोई भी वाटर टैंक हो गया, या कोई स्टेडियम बन रहा है, तो ये सारे जो ढांचा है इसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब स्ट्रक्चर है। अब उस स्ट्रक्चर में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। मेंबर मतलब इंसान नहीं, मेंबर्स मतलब स्ट्रक्चरल मेंबर, जैसे बीम, स्लैब, कॉलम्स, ये सब जिन चीज़ों से मिलके वो स्ट्रक्चर बना है उसको हम लोग मेंबर बोलते हैं, ठीक है। तो एक बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या क्या लगता है? स्लैब होता है, उसमें बीम्स होता है, कॉलम्स होते हैं, फुटिंग्स होता है, वॉल्स होता है, स्टेयरकेस होता है। तो ये सारे मेंबर्स हो गए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का मतलब समझ गए। आरसीसी, आरसीसी का मतलब रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, इसका फुल फॉर्म होगा रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अब इस तीनों को समझते हैं। कंक्रीट क्या होता है आप लोगों को पता है, द मिक्सचर ऑफ सैंड, सीमेंट एंड एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। सैंड हम लोग फाइन एग्रीगेट बोलते हैं, और स्टोन्स होता है वो कोर्स एग्रीगेट हुआ, उसके साथ साथ सीमेंट, उसमें कुछ वाटर मिला के उसको मिक्स करते हैं, और साथ में कुछ एडमिक्सचर भी डालते हैं उसके प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए, और इस सारे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं कंक्रीट। ये सब आप लोगों को पहले से पता है, बहुत डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बोलचाल की भाषा में उसको मसाला बोलते हैं, मसाला, जिससे छत बनता है या फिर कॉलम बनता है, बीम बनता है, उसमें जो डालते हैं वो कंक्रीट है। उसमें क्या क्या रहता है आपको पता है पहले से, ठीक है। रेनफोर्स्ड क्या होता है? रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें सीमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर को बाइंड करने के लिए जो मटेरियल होता है वो सीमेंट ही होता है। अब बालू से नहीं बना सकते हैं कोई चीज़, बालू किसी चीज़ को बाइंड नहीं कर सकता है, पर सीमेंट कर सकता है, और सीमेंट ही वो चीज़ है जो कि सबको बाइंड करके रखता है, इसलिए हम लोग सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं। रेनफोर्स्ड क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग कुछ रेनफोर्समेंट डालते हैं। रेनफोर्समेंट क्या होता है? स्टील बार। आप लोग बोलचाल की भाषा में जो सब लोग बोलते हैं आम बोलचाल में, सरिया, रॉड, छड़, और हम लोग इंजीनियर्स लोग उसको बोलते हैं रेनफोर्समेंट। एक्चुअली लोगों को लगता है कि वो लोहा का है, पर लोहा नहीं होता है, वो स्टील होता है। लोहा और स्टील में थोड़ा फर्क है। लोहा मतलब आयरन, जो कि शुद्ध होता है, जिसका फॉर्मूला Fe होता है, और यदि उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए हम उसमें कुछ ऐड कर देते हैं तो वो स्टील बन जाता है। तो रेनफोर्समेंट के लिए हम लोग थोड़ा सा कार्बन उसमें ऐड करते हैं, जिससे उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ता है, डक्टिलिटी थोड़ा कम भी हो जाता है, और कहने का मतलब हम उसके प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं, उसमें थोड़ा कार्बन मिला के, तो वो अब स्टील बन गया। तो हम लोगों का जो रेनफोर्समेंट होता है वो लोहा नहीं होता है, वो स्टील होता है, और हर जगह हम लोग उसको स्टील ही बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन। डिज़ाइन का क्या मतलब हुआ? डिज़ाइन का मतलब ये नहीं कि वो देखने में कितना अट्रैक्टिव है, वो कैसा लग रहा है, जो आम बोलचाल की भाषा में लोग समझ जाते हैं। सिविल इंजीनियर्स के लिए डिज़ाइन का कुछ और ही मतलब होता है। डिज़ाइन का मतलब स्ट्रक्चरल मेंबर्स के बारे में। जैसे स्ट्रक्चरल मेंबर क्या होगा? बीम, स्लैब, कॉलम, फुटिंग, ये सब। इसका डायमेंशन क्या होगा, उसमें मटेरियल कौन सा यूज होगा, उस मटेरियल का साइज क्या होगा, यदि उसमें रेनफोर्समेंट दे रहे हैं तो रेनफोर्समेंट का डायमीटर क्या होगा, नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट कितने होंगे, उसका टोटल एरिया क्या होगा, विड्थ, डेप्थ, लेंथ, हाइट, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन कहलाती है। तो जब हम कोई बिल्डिंग बना रहे होते हैं या कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, तो उसमें हर मेंबर को इस तरह से डिज़ाइन करना, इस तरह से उसके डायमेंशंस, प्रॉपर्टीज़, उसके मटेरियल्स के बारे में सब कुछ डिटेल में बताना ताकि वो स्ट्रक्चर सेफ रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिज़ाइन। तो ये कंप्लीट होता है डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। आरसीसी स्टैंड्स फॉर रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो ये हमारा एक ओवरव्यू था
आरसीसी के बारे में। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ आरसीसी से। तो चलिए देखते हैं कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, सीमेंट, सैंड, स्टोन एंड एडमिक्सचर। वाटर जानते हैं पानी, सीमेंट पता है, सैंड जिसको फाइन एग्रीगेट बोलते हैं, बालू, स्टोन मतलब गिट्टी जिसको कोर्स एग्रीगेट भी बोलते हैं। कोर्स क्यों? क्योंकि बड़ा है, फाइन क्यों? क्योंकि बालू पतला होता है। एडमिक्सचर क्या होता है? एडमिक्सचर वो केमिकल्स होते हैं जिसको हम सीमेंट कंक्रीट में ऐड करते हैं उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए। चेंज करना मतलब वो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे उसकी प्लास्टिसिटी चेंज करना है, वर्केबिलिटी इंक्रीज करना है, कभी कभी स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है, सेटिंग टाइम चेंज करना है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और एडमिक्सचर खासकर हम लोगों को पढ़ना है जो कि बिल्डिंग मटेरियल में है, तो यहाँ बहुत डिटेल्स में इसमें नहीं पढ़ना है, बस इतना जान लीजिए कि एडमिक्सचर को यूज किया जाता है सीमेंट कंक्रीट के प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए। ऑफ कोर्स वो इम्प्रूव करना ही है, उसको डिक्रीज करने के लिए तो करेंगे नहीं, लेकिन कुछ कुछ प्रॉपर्टी ऐसा होता है जिसको आप इंक्रीज या डिक्रीज नहीं बोल सकते हैं, उसको जस्ट चेंज करना है। जैसे कभी कभी सेटिंग टाइम बढ़ाना जरूरी होता है, कभी कम करना जरूरी होता है, तो जैसी जरूरी होगी वैसी हम उस हिसाब से एडमिक्सचर मिलाएंगे। उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो ना भी मिलाएं, पर जनरली स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए तो मिलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन। स्ट्रेंथ कौन कौन से चीज़ों पे डिपेंड करता है? पहला है प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल। प्रोपोर्शन मतलब किस मटेरियल का प्रोपोर्शन? इन सारे मटेरियल्स का, जिन मटेरियल्स से मिलके हमारा सीमेंट कंक्रीट बना हुआ है, जैसे वाटर, सीमेंट, सैंड, स्टोन एंड एडमिक्सचर, इसमें हर चीज़ का अलग अलग प्रोपोर्शन होता है। जैसे बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं सीमेंट और मोर्टार जो बनाते हैं सीमेंट एंड सैंड का, तो बोलते हैं 1 में 4, मतलब 1 सीमेंट और 4 बालू, तो ये हो गया प्रोपोर्शन। उसी तरह कंक्रीट में 1 सीमेंट, फिर उसका दुगुना बालू, और फिर बालू का दुगुना गिट्टी जिसको स्टोन बोल रहे हैं, कोर्स एग्रीगेट। तो ये हो गया उसका प्रोपोर्शन। अब इसके प्रोपोर्शन को हम चेंज करेंगे तो इसका स्ट्रेंथ भी चेंज होगा। सीमेंट बढ़ाएंगे स्ट्रेंथ बढ़ेगा, सीमेंट कम करेंगे स्ट्रेंथ कम होगा। उसी तरह से इन सब पे भी फर्क पड़ता है, तो आप प्रोपोर्शन जैसे चेंज करेंगे वैसे भी स्ट्रेंथ चेंज होगा। अब स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए कैसे करें, तो वो सब मिक्स डिजाइन में पढ़ना है। अभी बस ये देख लीजिए, प्रोपोर्शन चेंज करने से स्ट्रेंथ चेंज होता है। क्वालिटी ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल्स का मतलब क्या है? वो सारे मटेरियल्स जिससे कंक्रीट बन रहा है, मतलब ये सारे मटेरियल्स। इसमें पानी का भी क्वालिटी यदि चेंज होगा तो सीमेंट का स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो इन सारे क्वालिटी, जैसे सीमेंट आपने खरीद के आज लाया और आप उसको 3 महीने बाद यूज़ करने वाले हैं, तब तक रखा रखा घर में, उसमें मॉइस्चर आ गया तो उसका स्ट्रेंथ वैसे भी कम हो जाता है, तो उससे भी स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ेगा। सेंड आपने लेके आया, उस सेंड में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है, उससे भी फर्क पड़ेगा, एडमिक्सचर से भी फर्क पड़ेगा। तो ये सब का जो क्वालिटी है, स्टोन जो भी है, इसका जैसा क्वालिटी रहेगा वैसा उसका स्ट्रेंथ बनेगा कंक्रीट का। कॉमन सेंस वाली बात है। मिक्सिंग पैटर्न, मतलब हम उसको किस तरह से मिक्स कर रहे हैं। मिक्सिंग करने का भी बहुत सारा पैटर्न होता है। जैसे जनरली छोटे काम में क्या होता है कि हम लोग नीचे में ये स्टोन्स रखते हैं, फिर ऊपर सैंड डाल देते हैं, फिर ऊपर से सीमेंट डाल देते हैं, उसमें पानी डाल के और कुदाल लेके या खुरपी से कैसे भी हाथ से ही ऐसे मिक्स कर दिए, तो वो एक मिक्स हुआ। दूसरा मिक्स कैसे कर सकते हैं? एक मिक्सर होता है जो कि मिलता है, इस तरह से गोल जैसा डब्बा जैसा होता है, उसमें डाल देते हैं और वो मशीन से उसको रोटेट करके उसको मिक्स करता है। तो जब हम हाथ से मिक्सिंग कर रहे थे उसकी तुलना में उस मशीन से मिक्सिंग करना ज़्यादा बढ़िया होगा और उसमें स्ट्रेंथ भी बढ़िया मिलेगा, क्योंकि उसमें मिक्सिंग जो होता है वो यूनिफॉर्मली होता है, और बैचिंग प्लांट होता है उसका भी बढ़िया होता है, क्योंकि उसमें हर चीज़ का प्रोपोर्शन भी फिक्स रहता है और वो लोग का मेजरमेंट भी काफ़ी एक्यूरेट रहता है। तो उसमें इस मटेरियल्स का जो प्रोपोर्शन है उसमें भी चेंज नहीं होता है, तो उसका मिक्सिंग थोड़ा और बढ़िया हो गया। तो आप किस तरह से उसको मिक्स कर रहे हैं उस पर भी स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। मिक्सिंग अच्छा से नहीं हुआ तो मटेरियल होमोजीनियस नहीं बनेगा, कहीं पे सीमेंट ज़्यादा रहेगा, कहीं पे सैंड ज़्यादा रहेगा, तो स्ट्रेंथ बराबर नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कॉम्पैक्शन मतलब कंक्रीट कितना कॉम्पैक्टेड है, उसके बीच एयर है कि नहीं है। यदि कॉम्पैक्शन कम है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर एयर वॉइड्स होंगे जो कि
किसी भी काम के नहीं हैं, वो आपके कंक्रीट को एक दूसरे से दूर किए हुए हैं, वो वॉइड्स हैं, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो आपके स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। इसलिए कॉम्पैक्शन बहुत ज़रूरी होता है। कॉम्पैक्शन के लिए क्या करते हैं, वाइब्रेटर यूज़ करते हैं। छोटा मोटा वर्क है तो एक सरिया लेके, एक रॉड लेके और उससे हाथ से भी कॉम्पैक्ट कर देते हैं कई बार, और बड़ा वर्क के लिए हम लोग उसमें वाइब्रेटर देके और उसको पूरा वाइब्रेट करवा देते हैं कंक्रीट को, तो वो कॉम्पैक्ट हो जाता है। इससे भी स्ट्रेंथ पे बहुत फर्क पड़ता है, जितना बढ़िया कॉम्पैक्शन उतना बढ़िया स्ट्रेंथ। क्यूरिंग, क्यूरिंग क्या होता है, जो तराई करना बोलते हैं हम लोग। सीमेंट कंक्रीटिंग करने के बाद कंक्रीट में प्लेस कर दिया गया जहाँ पे ज़रूरत है, उसके एक दिन बाद जब हम उस पर पानी डालना शुरू करते हैं तो 24 दिन तक, जब तक हो, मतलब जब तक क्यूरिंग करना हो, हालांकि 28 दिन तक किया जाता है, पर कभी कम भी किया जाता है। तो आप क्यूरिंग कैसे कर रहे हैं, कितने दिनों तक कर रहे हैं, कितने डिग्री टेम्परेचर पे कर रहे हैं, उन सब चीज़ का असर सीधा स्ट्रेंथ पे पड़ता है। क्यूरिंग ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए पानी देना ज़रूरी होता है। सीमेंट बाइंड कैसे करता है, सीमेंट का वाटर के साथ रिएक्शन होता है और जिसको हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं, और उस हाइड्रेशन में काफ़ी हीट भी निकलता है, उसको भी कम करना होता है। और 2 दिन बाद जब वो पानी ख़त्म हो जाता है तो फिर उसको और पानी चाहिए होता है रिएक्शन कंटिन्यू करने के लिए, इसलिए हम लोग उसमें पानी डालते रहते हैं। इसी को क्यूरिंग बोला जाता है। ये बहुत ज़रूरी है, इस पर इसका असर डायरेक्ट स्ट्रेंथ पे पड़ता है। नेक्स्ट है टाइम बिटवीन मिक्सिंग एंड प्लेसिंग। आपने मिक्स कर लिया कंक्रीट और आप उसको प्लेस नहीं कर रहे हैं, उसका यूज नहीं कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं 3 घंटे बाद, तब तक उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो मिक्सिंग के बाद जितना जल्दी आप उसको यूज कर लें उतना बेहतर स्ट्रेंथ होगा। हालांकि वो डिपेंड करता है सीमेंट के इनिशियल सेटिंग टाइम पे, वो क्या है आगे पढ़ लेंगे, पर सेटिंग टाइम पे ये डिपेंड करता है। और सेटिंग टाइम जो भी हो, जनरली आधा घंटा होता है, उसके अंदर हमें कंक्रीट को यूज़ कर लेना है। यदि हम को कंक्रीट यूज़ करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, जैसे हमने यहाँ मिक्स किया और उसको प्लेस करना है कुछ दूर बाद, मान लीजिए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बाद, जिसको ले जाने में हमको टाइम लगने वाला है, तो हम उसके सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ एडमिक्सचर मिला देंगे ताकि वो सेट ना हो, और फिर हम उसको वो कर सकते हैं। पर इसके बीच जो टाइम रहता है वो जितना कम रहे उतना बेहतर होता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि मिक्सिंग और प्लेसिंग के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो भी स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। तो ये थे हमारे स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है और सीमेंट का किस चीज़ से मिलकर बना है। बेसिकली कंक्रीट को हम लोग 3 क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं: ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ऑर्डिनरी कंक्रीट का जो ग्रेड होता है वो वैरी करता है M10 से M20, स्टैंडर्ड कंक्रीट का M25 से M60 एंड हाई स्ट्रेंथ का M65 से M100। अब ये क्या है, देखिए M25 यदि हम बोलते हैं, यदि हम ये बोलते हैं कि ये कंक्रीट M25 ग्रेड का है, इसका मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 25 मेगापास्कल है। मेगापास्कल स्ट्रेस का यूनिट होता है, तो इसका सबका यूनिट मेगापास्कल में होता है। M60 का मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 60 मेगापास्कल है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है ये आने वाले लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए अभी इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप बस ये जान लीजिए कि ये भी एक स्ट्रेंथ है। तो जितना इसका वैल्यू ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ होगा, सिंपल सी बात है। अब इसका जो कन्वेंशन होता है वो सिर्फ 5 के मल्टीपल में होता है। जैसे M10 उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कितना होगा, M15, M20, M25, M30, M35, 40, 45 इस तरह से बढ़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते M12, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। M27 नहीं हो सकता है, M25 के बाद M30 होगा, ठीक है, ये हमारा कन्वेंशन है। तो उस कैटेगरी के सारे कंक्रीट M30 में आएंगे, या उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो M30 तक रहेंगे, या फिर M35 में जाएंगे डायरेक्ट, उसके बीच में कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये कन्वेंशन है। अब इस तीनों को तो डिफाइन कर दिया हमने। ऑर्डिनरी जो है 10 से लेके 20 तक होगा, उसके बाद 25 से 60 तक। अब 20 और 25 के बीच कुछ होना नहीं है, तो 25 से 60 तक जो स्टैंडर्ड बोलेंगे उसको हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बोलेंगे, 65 से 100 तक के बीच वाले को, ठीक है, CONCRET कंक्रीट। अब इस कंक्रीट का यूज कहाँ करते हैं? जो ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है, जाहिर सी बात है ये काफ़ी वीक होगा,
तो इसको लीन कंक्रीटिंग में यूज़ करते हैं। वैसा कंक्रीटिंग जहाँ सीमेंट का प्रोपोर्शन काफ़ी कम होता है, वहाँ पर जहाँ पर स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस बहुत कम हो, जैसे मान लीजिए कोई आरसीसी वर्क करना है, उसके लिए हमको फ्लैट सरफेस चाहिए। अब फ्लैट सरफेस नहीं है स्टेबल, तो क्या करते हैं, एक पतला सा एक वीक कंक्रीट को ही पूरे जगह पे डाल के और उसको स्टेबल बना देते हैं, ताकि और कंक्रीटिंग कर देते हैं जिसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं होता है, पर वो पूरा सरफेस को फ्लैटन कर दिया। अब उसके ऊपर इंपॉर्टेंट आरसीसी वर्क कर सकते हैं, तो उसके लिए लीन कंक्रीटिंग कर देते हैं, ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है। तो स्टैंडर्ड कंक्रीट को यूज करते हैं हम लोग आरसीसी वर्क में या प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में। ठीक है, आरसीसी वर्क, आरसीसी हमने पढ़ लिया। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, जिसमें वो सीमेंट कंक्रीट जिसमें रेनफोर्समेंट हो, जैसे कॉलम बना रहे हैं तो उसमें रेनफोर्समेंट होता है, बीम है उसमें रेनफोर्समेंट, मतलब स्टील बार वो सब होता है, तो उसको बोलते हैं रेनफोर्स्ड वर्क। तो उसमें हम लोग स्टैंडर्ड कंक्रीट को यूज़ करते हैं जिसका ग्रेड M25 से M60 होता है। हालांकि M20 को भी आरसीसी वर्क में यूज किया जा सकता है किसी किसी केस में, तो मतलब कहीं कहीं पर ऑर्डिनरी कंक्रीट को भी यूज किया जाता है, लेकिन कम से कम 20 चाहिए, 20 से नीचे वाले को नहीं करेंगे। और 25 से 60 तक होता है आरसीसी में आराम से वर्क। इसका यूज प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में भी होता है। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या होता है, ये एक पूरा का पूरा चैप्टर है, इसको अलग से पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 65 से 10 के बीच का जो होता है उसमें भी प्री स्ट्रेस्ड के लिए उसको यूज करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के आरसीसी वर्क करना है, हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, तो फिर हम M65 से M100 मतलब हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की तरफ जा सकते हैं। तो वो सब डिपेंड करता है हमारी डिज़ाइन के ऊपर, हमारा बजट कैसा है, हमारे पास इक्विपमेंट्स कैसे हैं, सारे क्वालिटी मेजर्स कैसे हैं, सब चीज़ पे डिपेंड करता है, और उस हिसाब से हम कंक्रीट चूज करते हैं कि कौन से ग्रेड के कंक्रीट से हम ये स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। बेसिकली M25 का मतलब 25 इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इन मेगापास्कल। ठीक है, M60 का मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 60 मेगापास्कल हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन में कम से कम कंक्रीट का कितना ग्रेड होना चाहिए। ठीक है, एक्सपोजर कंडीशन क्या होता है, वो किस तरह से एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेयर में, कितना वो खुला हुआ है, वो एक्सपोजर कंडीशन हुआ। वो कैसा कैसा एक्सपोजर कंडीशन हो सकता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। माइल्ड मतलब सबसे कम, उससे ज़्यादा मॉडरेट, उससे ज़्यादा सीवियर, उससे भी ज़्यादा वेरी सीवियर और सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम। ये 5 अलग अलग केस होते हैं एक्सपोजर कंडीशन के, और हर एक्सपोजर कंडीशन में कम से कम कितना ग्रेड का कंक्रीट देना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। माइल्ड एक्सपोजर हुआ तो वो कम से कम M20, मॉडरेट में M25, सीवियर M30, वेरी सीवियर M35 एंड एक्सट्रीम में M40। इसका डिफरेंस 20, 25, 30, 35, 40, 5 का डिफरेंस है, याद करना मुश्किल नहीं है। कम से कम M20 देंगे, ये ध्यान में रखिए, तो उसके बाद उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। पर ये डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफ़िकल्ट ये है कि ये एक्सपोजर कंडीशन हम डिसाइड कैसे करेंगे कि वो कैसा एक्सपोजर कंडीशन है, और ये सीवियर जैसे सीवियर हुआ तो वो किसको बोलेंगे सीवियर। तो हालांकि डिफ़िकल्ट ये भी नहीं है, बहुत आसानी से याद होगा, लेकिन समझना पड़ेगा। देखिए, माइल्ड मतलब सबसे कम, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। माइल्ड के बाद मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, ये तो ऑलरेडी याद रहेगा। अब माइल्ड जब सबसे कम एक्सपोज्ड हुआ तो वो कैसा हो सकता है, जैसे सब कुछ अच्छा है, मतलब एक ऐसा बिल्डिंग जहाँ पे बारिश वारिश ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम बारिश होती है, उस बिल्डिंग के भी अंदर का जो मेंबर होगा, जैसे अंदर का स्लैब हो गया, जैसे मान लीजिए 4 फ्लोर का है, तो बीच वाले सारे फ्लोर्स हैं उस पर तो कभी बारिश का पानी आने वाला नहीं है, वो तो सिर्फ टॉप पे आएगा, बाहर वाले कॉलम्स पे आएगा, पर अंदर वाले कॉलम्स पे, अंदर वाले बीम्स पे, अंदर वाले वॉल्स पे, इस सब पे कोई भी बारिश का पानी अंदर नहीं आ रहा है, और बारिश उधर हो भी बहुत कम रही है, बहुत तेज़ आंधी तूफान नहीं हो रहा है, तो वो हो गया हमारा मॉडरेट। मतलब अंदर वाले जो मेंबर्स होंगे, मतलब जो भी वेदर से प्रोटेक्टेड होंगे, शेल्टर्ड फ्रॉम रेन, बारिश से भी प्रोटेक्टेड होंगे, वो सब हो जाएंगे माइल्ड के केस में। ठीक है, उससे ज़्यादा मॉडरेट, इसका मतलब शेल्टर्ड फ्रॉम वेरी हैवी रेन, शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है उससे शेल्टर्ड है, मतलब जिस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है उस एरिया में बिल्डिंग है, पर वो अंदर वाला मेंबर थे, जैसे यहाँ पे अंदर वाला मेंबर था, पर इस एरिया में बारिश भी कम होती थी तो ये माइल्ड में था, पर जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है उस बिल्डिंग के अंदर वाले मेंबर्स जो होंगे वो मॉडरेट में आएंगे, क्योंकि वो माइल्ड से थोड़ा ज़्यादा है। या फिर कंटिन्यूअसली अंडर वाटर, मतलब हमेशा वो वाटर के अंदर ही हैं,
अल्टरनेट ड्राई एंड वेट नहीं हो रहा है। देखिए, यदि हमेशा उस पर कभी पानी नहीं जाएगा तो भी सेफ़ है, यदि हमेशा पानी में रहेगा तो भी सेफ़ है। लेकिन भीग रहा है फिर सूख रहा है, ड्राई वेट अल्टरनेटिवली हो रहा है, तो वो बहुत डेंजरस होता है। तो ऐसा नहीं है, कंटिन्यूसली वाटर के अंदर है तो ये मॉडरेट होगा। यदि बिल्कुल वाटर में नहीं है तो वो होता माइल्ड, पर हमेशा के लिए वाटर में है कंटिन्यूसली तो वो मॉडरेट में आ जाता है, वो उससे थोड़ा ज़्यादा एक्सपोज हुआ। ठीक है। शेल्टर्ड फ्रॉम साल्टी एयर इन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया मतलब तटीय इलाका जो समुद्र के किनारे होता है, वहाँ पर एटमॉस्फेयर में भी काफ़ी सॉल्ट होता है क्योंकि वहाँ के पानी में सॉल्ट होता है, तो उससे प्रोटेक्टेड है, उससे शेल्टर्ड है, मतलब बिल्डिंग के अंदर है। या फिर हेवी रेन हो रहा है उस एरिया के भी बिल्डिंग के अंदर वाले मेंबर्स हुए, वो सारे हो गए हमारे मॉडरेट, जो कि माइल्ड से थोड़ा ज़्यादा हुआ। नेक्स्ट कंडीशन है सीवियर। सीवियर का पहला कैसे, एक्सपोज्ड टू सीवियर रेन। देखिए, मॉडरेट में शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन था, मतलब सीवियर रेन वाले एरिया के बिल्डिंग के अंदर वाला मेंबर, यहाँ पर बाहर वाला मेंबर, क्योंकि ये उससे थोड़ा ज़्यादा एक्सपोज्ड है। अगला एक्सपोज्ड टू कोस्टल इन्वायरमेंट, मतलब कोस्टल इन्वायरमेंट है तटीय इलाका समुद्र के आसपास का, वहाँ पे बाहर वाला मेंबर्स जो हो गया। समुद्र के इलाका वाले अंदर के जो मेंबर्स थे वो थे मॉडरेट में, तो उससे थोड़ा ज़्यादा, मतलब बाहर वाला मेंबर्स। उसके बाद कम्प्लीटली अंडर सी वाटर। देखिए, ये फ्रेश वाटर था, यहाँ जो कंटिन्यूसली अंडर वाटर था ये फ्रेश वाटर था, मतलब कॉमन जो जनरल वाटर होता है वो वाला। पर ये जो है वो सी वाटर, जिसका पानी खारा होता है, नमकीन, उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर कंटिन्यूसली है तो वो सीवियर। देख रहे हैं, इससे एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। सब्जेक्टेड टू अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग विथ नॉर्मल वाटर। देखिए, यहाँ पर कंप्लीटली वाटर के अंदर था, फ्रेश वाटर के अंदर, तो यहाँ पर फ्रेश वाटर के अंदर अल्टरनेटिवली ड्राई एंड वेट हो रहा है, तो ये इससे थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो ये हो गया हमारा सीवियर। वेरी सीवियर मतलब इससे भी एक स्टेप आगे। तो यहाँ पर देखिए, एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे। यहाँ पर सी वाटर इन्वायरमेंट में एक्सपोज था, मतलब बिल्डिंग के बाहर था, बिल्डिंग कोस्ट के बाहर था तो हवा चल रही थी, उसमें सॉल्ट था, पर यहाँ पर स्प्रे हो रहा है, मतलब वो सी के बिल्कुल पास है। उसका जो टाइड आता है, सी में हमेशा टाइड आते रहता है, ज्वार भाटा आता है तो पानी आगे की तरफ आता है, फिर वापस जाता है, फिर आता है, तो उसके कारण जो स्प्रे होता है, पानी जो उछलता है वो उस पर पड़ रहा है, उसका फुहारा पड़ रहा है बिल्डिंग पे, तो वो हुआ एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे। यहाँ पर पानी नहीं पड़ रहा था, यहाँ पर सिर्फ बाहर हवा में खुला हुआ था, तो ये हो गया वेरी सीवियर। एक्सपोज टू सीवियर फ्रीजिंग। सीवियर फ्रीजिंग क्या होता है, जैसे फ्रीजिंग मतलब बहुत ठंडा इलाका है, वहाँ पर जम जाता है पानी, तो ऐसे केस में क्या होगा कि मान लीजिए कंक्रीट के अंदर वाटर चला गया है और वाटर होता है, वो यदि फ्रीज हो गया तो जानते हैं कि जो आइस होता है फ्रीज होने के बाद वो बर्फ़ बन जाता है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो वो क्रैक व्रैक होने का चांस रहता है, तो ये भी केस हो गया हमारा वेरी सीवियर। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सट्रीम, मतलब इससे भी एक स्टेप आगे, ये होता है मेंबर्स इन टाइडल जोन। टाइडल जोन मतलब वो जोन जहाँ पे टाइड आता हो, मतलब टाइड जब आया, ठीक है, तो उस वक्त उस पे पानी आया, फिर जब टाइड नीचे गया तो फिर उससे पानी चला गया, तो वो अल्टरनेट ड्राई एंड वेट है, और वो भी सॉल्टी वाटर का, वो भी सी वाटर का। और जब टाइड आता है तो वो काफ़ी फोर्स से आता है, तो वो उस पर धक्का भी देता है, फोर्स भी काफ़ी लगाता है, तो उसके कारण ये और भी ज़्यादा खतरनाक होता है, और ये सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है, इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता है कि वो टाइडल जोन में हो। और फिर क्या है, इन कांटेक्ट विथ हार्मफुल केमिकल, कुछ ऐसे केमिकल्स के कांटेक्ट में है जो कि हार्मफुल है सीमेंट कंक्रीट के लिए, तो वो भी एक्सट्रीम केस में आ गया, क्योंकि वो केमिकल उस कंक्रीट को नुकसान ही पहुंचाने वाला है डायरेक्टली। इस तरह से हमारे 5 केस हैं, हर केस जो है वो एक से पहले वाले से एक स्टेप आगे है, इसको इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं, और सबका जो मिनिमम स्ट्रेंथ होगा वो कितना होगा वो यहाँ से पता चल ही जाएगा। और इसको हल्के में नहीं लेना है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गेट में भी पूछे जाते हैं, ईएससी में भी पूछे जाते हैं, ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं वो हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस इसमें ऑप्शंस को लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बाकी दोनों क्वेश्चन सेम ही है। ये क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट इन एंड अराउंड सी कोस्ट कंस्ट्रक्शन।
ऑप्शन है 35, M35, M30, M25, M20। दूसरा क्वेश्चन है अ सर्टेन आरसी स्ट्रक्चर, आरसी मतलब रेनफोर्स्ड कंक्रीट, आरसीसी मतलब रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, तो दोनों एक ही चीज़ है, लिखने का के लिए आरसी लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अ सर्टेन आरसी स्ट्रक्चर हैज़ टू कंस्ट्रक्ट अलोंग अ सी कॉस्ट, मतलब वही बात है, सी कॉस्ट के आसपास कंस्ट्रक्ट करना है। द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होना चाहिए, दोनों भी वही पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन डायरेक्ट वैल्यू दिया है, इसमें बोल रहा है मोर देन M20, मोर देन M20 एंड लेस देन M30, नॉट लेस देन M30, और ऑप्शन डी है लेस देन M45 एंड मोर देन M30। ये क्वेश्चन पूछा गया है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन यूपीएससी वाले 2005 में और 2012 में, गेट ने 2008 में पूछा था, और ईएसई ने 2015 में उसी क्वेश्चन को थोड़े अलग तरह से पूछ लिया। ठीक है, आंसर क्या होगा, आप यदि थोड़ा सा पीछे जाएंगे, अभी जो हम लोग 5 केस के बारे में पढ़े थे, 5 अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि सी कॉस्ट के पास जो होता है वो सीवियर कंडीशन में आता है। माइल्ड में होता था एकदम बाहर जो है सी से बहुत दूर है, और अंदर वाले मेंबर्स वो माइल्ड था। मॉडरेट मतलब बाहर वाले मेंबर्स, या सी कॉस्ट के पास अंदर वाले, और सी कॉस्ट के पास बाहर वाले। अब देखो सी कॉस्ट के पास पूछ रहा है, अंदर बाहर नहीं पूछा है, तो हम तो ज़्यादा मान के चलेंगे ना, क्योंकि यदि ज़्यादा स्ट्रेंथ दे दिए तो अंदर वाला भी काम कर जाएगा। तो सबके लिए यदि एक ही चाहिए तो हम बाहर वाला कंसीडर करके चलते हैं, जो कि एक्सट्रीम केस था, और एक्सट्रीम में हम जानते हैं कि M30 होता था, क्योंकि माइल्ड में 20, मॉडरेट में 25, सीवियर में 30, तो सीवियर वाला केस है तो M30। उसके बाद वेरी सीवियर में M35 होता है, और एक्सट्रीम में M40 होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा M30, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, तो बी सही हो गया। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से पूछ रहा है, मोर देन M20, तो ये तो मोर देन M20 है ही, लेकिन M25 भी मोर देन M20 होता है, पर वो तो नहीं चलेगा, तो ये ऑप्शन नहीं चलेगा। ठीक है, मोर देन M20 एंड लेस देन M30 बिल्कुल नहीं चलेगा, कम से कम M30 चाहिए। नॉट लेस देन M30 चलेगा, क्योंकि M30 से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी क्या है, लेस देन M45 एंड मोर देन M30, तो ये वाला भी चल जाएगा, M30 से ज़्यादा भी चल जाएगा, और M45 से कम है, M30 और M45 के बीच है तो भी चल जाएगा। लेकिन इसमें ऊपर का तो कोई लिमिट है नहीं, हम M50 लगाएंगे तो भी चलेगा, तो इसलिए इस ऑप्शन से बेटर है ऑप्शन सी, नॉट लेस देन M30, क्योंकि हमको सिर्फ लोअर लिमिट से मतलब है, कम से कम कितना चाहिए, तो कम से कम M30 से कम नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर आपको जो देना है दे दो। तो ये क्वेश्चंस थे, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी एक्सपोजर कंडीशन के लिए भी मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप याद कर लीजिए, क्योंकि अभी तक ये पूछा है, अगली बार कुछ और पूछ दे क्या पता। तो इससे यही एक टाइप का क्वेश्चन बनता है, और ज़्यादा आज जो हम लोग पढ़े हैं वो बस एक इंट्रोडक्शन टाइप का था, जिसमें हम लोग आरसीसी के बेसिक्स को समझ गए। अब फंडामेंटल्स ऑफ आरसीसी में ही, ये सब अभी फंडामेंटल्स ऑफ आरसीसी ही चल रहा है, इसमें और आगे बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल के मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो वो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ले सकते हैं, उससे आपका भी फ़ायदा है और हमारे चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा। और मेंबरशिप के बारे में ज़्यादा जानने के लिए मेंबरशिप के फ़ायदे वाला वीडियो आप रेफर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।